बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। 3 बड़ों का खेल, परवेज इलाही भी राजी, इंपोर्टेड भी राजी और अदालत ने पंजाब असम्बली की तहलील रोककर परवेज इलाही को बहाल कर दिया। और परवेज इलाही की फुर्तियां देखें कि असम्बली तहलील ना करने के लिए उन्होंने हलफनामा भी अदालत में जमा करवा दिया। पंजाब में इस वक्त सियासी जो बहरान है वो अपने अरूज पर है। लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल और अदालत में आज क्या हुआ इसकी मुकम्मल समात का हाल भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर पंजाब की सियासी सूरत हाल, कप्तान के तहादी परवेज इलाही ने अदालती खेल खेल कर अपनी वजारत आला भी बचा ली और असम्बली ना तोड़ने की इंपोर्टेड हुकूमत की ख्वाहिश भी पूरी कर दी। किरदार कौन थे इसका हाल भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने का गवर्नर का हुक्मनामा मुअत्तल किया। 6 सफ़ात पर मुश्किल फैसला सुनाया गया और परवेज इलाही ने अदालत में हल्फनामा जमा कराकर कप्तान के बयानिए की नफी कर दी। काफ लीग ने रावलपिंडी के बड़े से लेने वाली डिक्टेशन पर मिनो अन अमल करके दिखाया। लाखों वोटर्स को कप्तान की नई हिकमत अमली का भी इंतजार है और तहरीक इंसाफ कब तक काफ लीग के हाथों खिलौना बनी रहेगी, इस पर व्यूअर्स तफसील से हम बात करेंगे और आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट के आज के फैसले से किसको फायदा हुआ इसकी कहानी भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स सबसे पहले आपको ये बताएं कि ना तो पंजाब असम्बली तहलील हुई है और ना ही पीडीएम ने परवेज इलाही को वजारत आला से हटाया। एस्टेब्लिशमेंट, इंपोर्टेड हुकूमत और परवेज इलाही गठजोड़ अदालती फैसले से अब मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो गया है। दिन भर सियासी खेल जारी रहा। गवर्नर हाउस परवेज इलाही को रिलीफ देते हुए हमें नजर आया, जबकि परवेज इलाही इंपोर्टेड हुकूमत की ख्वाहिश को पाया तकमील तक पहुंचाते हुए हमें नजर आए। और अदालत ने 3 बड़ों के खेल को तहफ्फुज देकर महफूज कर दिया। जमान पाक में बैठे खान साहब ने एक रोज कबल ही मुनस इलाही को उसके खानदान की डबल गेम से आगाह किया था। अगर परवेज इलाही असम्बली तहलील ना करने का हल्फनामा जमा करवाते तो क्या फर्क पड़ता, ये इंतहाई अहम सवाल है। उन्हें सिर्फ एतमाद का वोट लेना पड़ता। इसका मतलब है कि उन्हें अपनी पार्टी की हमायत हासिल नहीं थी, इसीलिए वो इमरान खान के सामने झूठे दावे करते रहे। परवेज इलाही और मुनस इलाही ने साबित कर दिया है व्यूअर्स कि वो आज भी एस्टेब्लिशमेंट की गेम खेल रहे हैं। वो कप्तान की तवील जद्दोजहद और कुर्बानियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जैसे कि मैंने आपके सामने कल भी तफसीलात रखी थी कि इमरान खान ने कल ही मुनस इलाही को बाखबर कर दिया था कि अब कप्तान का पंजाब में कुछ स्टेक नहीं है। सियासी तबाही होगी तो वो सिर्फ धोखा देने वालों की होगी, यानी मुनस इलाही और उनका खानदान। याद रखे इस बात को। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही से असम्बली तहलील ना करने का हल्फनामा लेकर उन्हें डी नोटिफाई करने का गवर्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। इस अहम केस की समात किन मराहिल से गुजरती रही, अदालत और वकला के दरमियान क्या रिमार्क्स पास हुए, समात में बार बार वक्फा क्यों करना पड़ा और अदालती कार्रवाई का मिनो अन आपके सामने मैं एक जायजा रख देता हूं तो आपको मालूम हो कि आज हुआ क्या है। गवर्नर पंजाब की तरफ से वज़ीर आला परवेज इलाही को डी नोटिफाई किया गया तो परवेज इलाही ने अपने वकील बैरिस्टर अली जफर के जरिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील पाया तो एक जज की माजरत पर एक बार फिर बेंच टूट गया। नया बेंच तश्कील देकर समात शुरू हुई तो अदालत ने यह कहकर कि क्या गवर्नर वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का नहीं कह सकता, परवेज इलाही के वकील अली जफर को दलाइल देने की दावत दी। अली जफर बोले कि वज़ीर आला को हटाने के आइन में 2 तरीके मौजूद हैं, या तो उन्हें एतमाद का वोट लेने का कहा जाए या उनके खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाई जाए। यहां पर दोनों काम हुए। अगर गवर्नर समझे कि वज़ीर आला के पास एतमाद नहीं रहा तो वो एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं, मगर गवर्नर सिर्फ मीडिया की खबरों पर एतमाद का वोट लेने का नहीं कह सकते। जस्टिस आसिम हफीज मुस्कुराए और बोले कि गवर्नर पर मुनहसर है कि वो कौन सा टीवी चैनल देखता है। इस पर कमरा अदालत में कह के गूंजे और फिर इस पर अली जफर जो है वो बोले कि परवेज इलाही 188 वोट लेकर वज़ीर आला मुंतखब हुए। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला परवेज इलाही के हक में दिया। पीटीआई और काफ लीग के अराकीन कह सकते हैं कि वो परवेज इलाही के साथ नहीं हैं। याद रखिएगा व्यूअर्स कि ये इंतहाई अहम दलाइल थे जो अली जफर साहब की तरफ से दिए गए। और वो ये भी कहते हैं कि इजलास का नोटिफिकेशन स्पीकर ने करना होता है। वो कुछ रोज बाद भी तलब कर सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ।
गवर्नर के पास इत्तेमाद का वोट कहने के लिए ठोस वजूहात होनी चाहिए। स्पीकर को तमाम अराकीन की दस्तयाबी यकीनी बनाना होती है। कानून में कहीं नहीं है कि गवर्नर वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर सकते हैं। कई अरकान बैरून मुल्क बैठे हैं। तारीख मुकर्रर करना स्पीकर का इख्तियार है। इजलास तलब करना स्पीकर का काम है। जस्टिस आबिद अजीज ने अली जफर से पूछा कि रूल्स में सेक्रेटरी असम्बली लिखा है, आपने स्पीकर कहां से निकाल लिया? तमाम इख्तियारात स्पीकर के पास हैं कि कब इजलास बुलाना है और कब खत्म करना है। जस्टिस आबिद अजीज बोले, रूल 7 में गवर्नर इत्तेमाद के वोट के लिए दिन मुकर्रर कर सकता है। अली जफर ने जवाब दिया कि जनाब, आइन में इसकी इजाजत मौजूद नहीं है, इसके लिए मुनासिब वक्त देना भी जरूरी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि गवर्नर मुद्दत का तयन कर सकते हैं। अली जफर बोले कि असम्बली रूल्स में है मगर आइन में नहीं लिखा हुआ है। इस पूरे प्रोसेस के लिए मुनासिब वक्त दिया जाना चाहिए। जब स्पीकर इजलास बुलाएगा तब ही वोट ले सकते हैं। वज़ीर आला हवा में तो इत्तेमाद का वोट नहीं ले सकते। अब वज़ीर आला को गवर्नर ने रोक दिया है तो वो कैसे वोट ले सकते हैं? ये तनाज़ा गवर्नर और स्पीकर के दरमियान है और गवर्नर ने वज़ीर आला को काम से रोक दिया। अली जफर ने मजीद वजाहत दी कि 19 दिसंबर को गवर्नर मरासला जारी करते हैं, कहते हैं कि 21 दिसंबर को शाम 4 बजे इत्तेमाद का वोट लें। जस्टिस आसिम हफीज ने इस्तफसार किया कि चलते हुए सेशन में इत्तेमाद का वोट क्यों नहीं लिया जा सकता। अली जफर साहब बोले कि स्पीकर इसके लिए नया सेशन बुलाएगा। जस्टिस आबिद अजीज का इसरार था कि नए सेशन के हवाले से तो कहीं नहीं लिखा गया। अदालत ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि वोटिंग का अमल तो अब भी मुकम्मल हो सकता है। अगर असम्बली का इजलास चल रहा है तो फिर क्या फर्क पड़ता है? अगर इजलास चल रहा है तो इत्तेमाद का वोट लेने में क्या मुज़ायका है, या फिर क्या मुनासिब वक्त देकर वोटिंग कराई जा सकती है और स्पीकर गवर्नर के हुक्म को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगर परवेज इलाही के पास अक्सरियत है तो मसला क्या है? मामला तो असम्बली ने ही हल करना है। अली जफर ने इस्तदा की कि अदालत वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे। जस्टिस आबिद अजीज ने करार दिया कि वोटिंग की तारीख दी जा सकती है, फिर हम देखेंगे और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। अदालत ने बैरिस्टर अली जफर से कहा कि अगर आपका मौक्किल यकीन दहानी करा दे, वो बहाल होने के बाद असम्बली तहरील नहीं करेगा तो हम नोटिफिकेशन मुअत्तल कर देते हैं। अदालत आपको 10 मिनट का वक्त देकर समात में वक्फा करती है। अदालत ने 10 मिनट के लिए समात मुलतवी कर दी। परवेज इलाही के वकील आधा घंटे के बाद यानी 4:30 बजे वापस आए और अदालत को बताया कि उनका मौक्किल यकीन दहानी नहीं करा सकता। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने करार दिया कि इसका मतलब है कि आपको रिलीफ ना दिया जाए। जस्टिस तारिक सलीम ने करार दिया कि आपने मंजूर वट्टू केस पर इन्हिसार किया, यकीन दहानी नहीं कराएंगे तो हमें कैसे यकीन होगा कि हुक्म का गलत इस्तेमाल नहीं होगा। अदालत ने एक मरतबा फिर अली जफर को 1 घंटे की मोहलत देते हुए समात मुलतवी कर दी और यकीन दहानी लेकर आए, जिसके बाद समात शाम 6 बजे तक मुलतवी होगी। वक्फे के दौरान बैरिस्टर अली जफर और मुनस इलाही जमान पाक में चेयरमैन इमरान खान से भी मुशावरत करते रहे, जबकि मुनस इलाही पंजाब असम्बली में बैठे परवेज इलाही से भी मशवरे करते रहे। शाम 6:10 पर परवेज इलाही के वकील अली जफर दोबारा अदालत पहुंचे। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस भी अदालत में मौजूद थे, जबकि गवर्नर की नुमाइंदगी बैरिस्टर खालिद इसहाक कर रहे थे। व्यूअर्स, आपको बताएं कि मुनस इलाही भी कमरा अदालत में पहुंच गए और समात दोबारा शुरू होती है तो वकील अली जफर ने परवेज इलाही की तरफ से असम्बली तहलील ना करने का हलफनामा बिलाखिर अदालत में जमा करवा दिया। अदालत ने करार दिया कि अगर आपको बहाल करें तो क्या आप इत्तेमाद का वोट लेंगे? जस्टिस आबिद अजीज ने इस्तफसार किया, क्या गवर्नर पंजाब नोटिफिकेशन वापस लेंगे? अगर गवर्नर की हिदायत है तो इत्तेमाद का वोट लेने की तारीख दे सकते हैं। गवर्नर के वकील ने कहा कि आप इत्तेमाद का वोट लेने के लिए 3 से 7 रोज के वक्त का हुक्म दे दें तो नोटिफिकेशन वापस ले सकते हैं। अदालत ने अली जफर से सवाल किया कि क्या आप इत्तेमाद का वोट लेंगे, आप अक्सरियत साबित करना चाहेंगे या नहीं? यह अदालत की तरफ से सवाल रखा गया। अदालत में अहम मोड़ उस वक्त आया व्यूअर्स, जब अदालत ने इत्तेमाद का वोट लेने की यकीन दहानी के बगैर असम्बली तहलील ना करने की शर्त पर वज़ीर आला को ओहदे पर बहाल कर दिया और समात 11 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। अब 11 जनवरी से शुरू होने वाली तवील अदालती कार्रवाई तक ना पंजाब असम्बली तहरील होगी और ना ही परवेज इलाही ओहदे के मजे लूटने से महरूम होंगे। यही वो नुक्ता था जिसके बारे में मैंने आपको कल जमान पाक की एक तवील रुदात आपके सामने रखी, और जब कप्तान ने मुनस इलाही और उनके बाबा का मंसूबा बंद कमरे में ना सिर्फ बेनकाब किया बल्कि खान साहब की जो आइंदा की हिकमत अमली थी वो भी
परवेज़ इलाही और मूनिस इलाही के सामने रख दी कि आइंदा अगर आप हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो मरकज़ को आप भूल जाएं। हाँ, ये ज़रूर होगा कि हम पंजाब की हद तक आपके साथ चलने को तैयार हैं। व्यूअर्स, अब इस फैसले के हवाले से मुख्तलिफ आरा जो हैं वो पाई जाती हैं। बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब से कुछ जो सवाल पूछे गए तो उन्होंने बग़ैर किसी झिझक के जो पहला जुमला कहा वो ये कहते हैं कि इसका फ़ायदा परवेज़ इलाही और पीडीएम को हुआ, यानी पीडीएम जीत गई और नुकसान हुआ है काफ लीग को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, यानी फ़ायदा हुआ है काफ लीग को, नुकसान हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। वो ये कहते हैं कि गवर्नर पंजाब का नोटिफिकेशन गैर आईनी है, यानी ये जो फैसला गवर्नर की तरफ से किया गया और एतजाज़ अहसन, बैरिस्टर एतजाज़ अहसन जो हैं वो इस फैसले को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और गैर आईनी करार दे रहे हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि जब तक केस चलता रहेगा परवेज़ इलाही को फ़ायदा होगा। अब यही तो हमारा नुक्ता था, यही तो मैं पिछले एक हफ्ते से आपके सामने बार बार ये नुक्ता उठा रहा हूँ कि इस असम्बली को तहलील करने में जो सबसे बड़ी रुकावट होगी ना वो परवेज़ इलाही साहब होंगे। बहुत ही अच्छा होता कि वो पहले दिन जाकर कहते कि खान साहब ये इस्तीफ़ा है, इस पर तारीख डालकर जिस दिन आप चाहें आप जो है इसका ऐलान करें। गो कि इन्होंने इस किस्म का इंप्रेशन पाकिस्तान के मीडिया को और इंटरव्यूज़ के ज़रिए देने की कोशिश की कि जनाब हम तो लिख कर देकर आ गए थे, और फिर एक बयान जो है वो लॉन्च भी करवाया गया। और वो बयान किसका था? वो बयान था शेख रशीद का, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब सिर्फ तारीख डालनी है, बल्कि एक जो बाद में बयान आया यहाँ तक कह दिया गया कि तारीख 23 की डालकर वो देकर आ गए हैं और असम्बली तहलील होने जा रही है। लेकिन व्यूअर्स, ऐसा नहीं हुआ। आपको याद होगा कि रावलपिंडी की एक मुलाकात हुई और उसके बाद ये तमाम मामला जो हैं वो उठाए गए। मैं आपके सामने आगे बढ़ने से पहले कि बाकी इस वक्त लोग क्या कह रहे हैं, नून लीग का हल्का, खान साहब कहाँ पर स्टैंड करते हैं, फवाद चौधरी का क्या बयान आया, शाह महमूद कुरैशी ने क्या कहा। फैसला जो है वो 6 सफ़ात पर मुश्तमिल है और इस फैसले में अहम कानूनी नुकात उठाए गए हैं, लिखा गया है अदालत की तरफ से, और इसके लिए अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को जो नोटिस जो हैं वो जारी किए गए। और फिर ये भी लिखा गया कि ये एक अबूरी इकदाम है जिसमें हम पंजाब की काबीना और वज़ीर आला को फौरी तौर पर जो है वो बहाल करते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि परवेज़ इलाही साहब ये जो स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं ना कि असम्बलियाँ तहलील हतमी है, इमरान खान के फैसले पर अमल दरामद होगा। अरे भाई, कब होगा? जब 2 महीने रह जाएंगे, जब 1 महीना रह जाएगा, यानी पाकिस्तान की कौम को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। फिर उन्होंने एक और जो स्टेटमेंट जारी किया, ये बड़ी मज़ेदार किस्म की स्टेटमेंट है। वो ये कहते हैं कि पंजाब के अवाम को मुबारक हो, अदालत ने गवर्नर की आइन शिकनी का रास्ता रोक दिया, अंधेरे में मुंतखब हुकूमत पर शबखून मारने की कोशिश नाकाम हो गई और सेलेक्टेड हुकूमत ने 58(2) भी बहाल करने की कोशिश की, लेकिन इसका रास्ता जो है वो रोक दिया गया। देखें जी, ये 58(2) भी जो होती है ना, ये ABC पाकिस्तान की अवाम को नहीं पता। जो साहब, पाकिस्तान की अवाम को ये पता है कि इमरान खान का एक बयानिया था, असम्बली तोड़ो, अवाम की अदालत में चले जाओ। आपने उस बयानिए को जो है वो ज़मीन बोस कर दिया। बहुत ही अच्छा होता कि जिस दिन आप इमरान खान साहब के साथ ज़मान बाग में बैठे थे ना, तो इस्तीफ़ा उस वक्त कहते कि खान साहब रुकें, हम इसी वक्त असम्बली जो है वो तहलील करते हैं। हमने तो 12 दिन, आपने कहा ना जी 12 दिन दे दें, फिर कहा चलो 6 दिन दे दो, सानू फाइल्स हमने निकालनी है। वो फाइल्स कौन कौन से निकालनी थी? कल को जब कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी ना और पता लग जाएगा कि इस वक्त हो क्या रहा है पंजाब के अंदर और आपने कौन कौन से फ़ायदे, यानी असम्बली ना तोड़ने की बात पीडीएम कर रही थी, असम्बली ना तोड़ने की बात पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कर रही थी, इस्टेब्लिशमेंट के बाद जो असम्बली ना तोड़ने की बात है ना वो आप कर रहे थे। लेकिन असम्बली जिसको 58(2) का कहते हैं ना कि इसको रास्ता रोक लिया, फतह तो ये आपकी हुई है, पाकिस्तान की और पंजाब की आवाम की फतह कोई नहीं हुई। आपकी ख्वाहिश थी, वो ख्वाहिश जो है वो पूरी हो गई। अच्छा, अब इसके बाद व्यूअर्स आपको ये बताएं कि दूसरी तरफ जब ये बयान हल्फी जो है ना जमा करवाया गया ना, तो राब्ता हुआ परवेज़ मूनिस इलाही का खान साहब से और फिर अंडरटेकिंग मुशावरत के बाद जो वो दी गई है। ठीक है जनाब, एक तरीकाकार था, जिस नहज पे पहुंच चुका था उसका तरीकाकार यही था कि ठीक है, पहले हम अपने जो हाउस है उसे ऑर्डर करेंगे, यानी उन्होंने कह दिया था कल कि आप जाकर अपने जो एतमाद पार्टी के अंदर है उसे बहाल करें और उसके बाद हम एतमाद का वोट जो है वो लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं नहीं जा रही, आप अपनी जमात को देखें। तो इसके बाद जो है फिर एतमाद का वोट आएगा और असम्बली को तहलील जो है वो कर दिया जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर नून लीग का भी एक मौक़िफ़ सामने आया और ये कहते हैं कि अदालत ने परवेज़ इलाही को अबूरी रिलीफ दिया, पाबंद किया कि वो कोई इकदाम नहीं उठाएंगे। अब मसला यहाँ पर ये है कि इसी हवाले से
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी एक बयान जो है वो सामने आया है और फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि अदालत ने जो हमने अंडरटेकिंग जमा करवाई है उसके मुताबिक पीटीआई हाई कोर्ट में जमा अंडरटेकिंग से पीटीआई इत्तफाक नहीं करती। फैसले पर जो रद्दमल दिया उसके मुताबिक असम्बलियां बहरहाल तहलील होनी है और पीटीआई बयान हल्फी से इत्तफाक नहीं करती। परवेज इलाही ने जो बयान हल्फी दिया वो टेक्निकल मामला है, अदालत में हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ और अदालत ने गवर्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। हमने जो अंडरटेकिंग दी है वो ये है कि अगली तारीख तक असम्बली तहलील नहीं करेंगे। अदालत के कहने पर जो अंडरटेकिंग दी गई पीटीआई इससे इत्तफाक नहीं करती क्योंकि असम्बलियां बहरहाल तहलील जो है वो होनी है। चूंकि इसके बारे में ये कहा जा रहा था क्योंकि आप अंडरटेकिंग देकर आ गए हैं तो असम्बली शायद तहलील ना हो। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह सकती है कि हमारा मौक़िफ़ नहीं है, ये तहरीक इंसाफ की जो इत्तेहादी हैं काफ़ लीग उनका मौक़िफ़ है। लेकिन व्यूअर्स 11 को क्या होगा, ये सिर्फ लिंगर ऑन होगा, एक और तारीख आएगी, फिर आगे वफाक को नोटिस हो गए हैं, अटॉर्नी जनरल साहब आ जाएंगे, नए अटॉर्नी जनरल साहब भी आ गए हैं। अशतर साहब जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था उसको मान लिया गया है, तस्लीम कर लिया गया। तो ये सिर्फ खेल खेला जा रहा है। अब आप देखेंगे कि 11 के बाद एक हफ़्ता मज़ीद आगे डिले किया जाएगा और करते करते जनवरी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और यही वो ताकतें थी जो चाहती थी कि पंजाब असम्बली को किसी सूरत भी जो है वो तहलील ना किया जा सके। अब व्यूअर्स मैं आपको ये भी बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कहा जा रहा था कि चलें पंजाब असम्बली तहलील नहीं हुई तो आप KP असम्बली तहलील कर दें। तो इसके ऊपर जो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो स्टेटमेंट जारी किया गया है वज़ीर आला KP के, वो ये कहते हैं कि पंजाब को डी नोटिफाई किए जाने के बाद सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं और सूबाई हुकूमत फ़िलहाल असम्बली तहलील करने के लिए अब तक एडवाइस तैयार जो है वो नहीं की गई। और जो वज़ीर आला KP हैं महमूद खान साहब, उन्होंने ये भी कहा कि असम्बली आज तहलील नहीं कर रहे, इस सिलसिले में इमरान खान के हुक्म का इंतज़ार है और जब वो हुक्म करेंगे हम असम्बली को फिल फौर जो है वो तहलील कर देंगे। लेकिन आप देखिएगा कि ये असम्बली जो है अब तहलील इमरान खान साहब जो चाह रहे थे ना उन तारीख़ों को तो शायद नहीं होगी, बल्कि अभी मज़ीद तारीख जो है वो आगे जाएगी। चूँकि शो जो है वो कोई और रन कर रहा है और जो 3 लोगों का मैंने आपके सामने तस्करा किया पहले दिन से, ये परवेज़ इलाही साहब ने किसी के हाथ पर बैत की हुई है और उस बैत की वजह से ये असम्बली की जो तारीख़ है ये आहिस्ता आहिस्ता आगे लेकर जाएंगे। व्यूअर्स एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया है और आर्मी चीफ की तरफ से एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया। मैं ये स्टेटमेंट देना इसलिए आपके सामने रखना ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि एक दहशतगर्दी की लहर जो है वो पाकिस्तान में आ चुकी है और आप देखेंगे KP इस्लामाबाद को टारगेट बनाने की कोशिश की गई और अब ये सिलसिला जो है पूरे मुल्क में शुरू होगा क्योंकि इस किस्म की वाइब्स अक्रॉस द बॉर्डर्स जो है वो आ रही हैं और दुश्मन जो है वो घात लगा के बैठा है। हमारे इंटरनल हालात ख़राब हैं, इसलिए उसका फ़ायदा उठाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। पाक फ़ौज दहशतगर्दों और सहूलतकारों का गठजोड़ तोड़कर पायदार अमन यकीनी बनाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने ये स्टेटमेंट जारी की है और फिर वो ये भी कहते हैं कि पाक फ़ौज की तवज्जो सिक्योरिटी सूरत हाल पर है। पाक फ़ौज दहशतगर्दों उनके सहूलतकारों का गठजोड़ तोड़ेगी, समाजी इक़्तिसादी तरक्की के लिए पायदार अमन यकीनी बनाया जाएगा और पाक फ़ौज मेहनत से हासिल किया गया इस अमन मजबूत बनाएगी। अमन कौम और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानी से मुमकिन है। चलें, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात उन्होंने कही और फिर वो ये भी कहते हैं कि जो हमारे SSG अफसरान हैं, जो अफसरान से जो उनकी मुलाकात हुई, वो कहते हैं कि जवानों ने बन्नू CTD कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन और एविएशन में बहादुरी से काम किया। अच्छा, ये मैं जो बातें आपके सामने रख रहा हूँ ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी थी कि ये एक तरह से आर्मी चीफ की तरफ से इमरान खान की तारीफ़ की गई है और तारीफ़ इसलिए की गई कि पिछले 4 सालों में मुल्क का अमन जो बहाल किया गया है उसमें इस हुकूमत का एक बड़ा हाथ था और जिस तरह ही हुकूमत बदली है तो ये दहशतगर्दी की लहर वापस आ रही है। खान साहब तो हमेशा से कहते रहे ना कि आप आएँ, मुज़ाकरात करें और अगर ड्रोन्स जो हैं डॉलर्स के लिए अगर आपने अपने लोगों पर कबायली इलाकों पर फेंकना शुरू कर दिए तो दहशतगर्द वहाँ से पैदा होंगे और फिर अफ़गानिस्तान के हालात जो थे उनको बेहतर करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एक बड़ा ज़बरदस्त किरदार रहा और फिर हमारी अफवाज की कुर्बानियाँ वहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए कुर्बानियाँ मौजूद हैं। तो ये एक जॉइंट वेंचर बेशक था, लेकिन ये हुकूमत जो है ना वो नाकाम हुई है, इसीलिए यानी वो सस्टेन नहीं कर सके, रोक नहीं सके इन 9 माह के अंदर वो जो
بلاول زرداری ہے وہ لندن، امریکہ، دنیا کے ہر ملک میں جا رہا ہے. سننے میں آ رہا ہے کہ بہت پیسہ بھی اس کے جو ٹورز ہیں اس کے اوپر خرچ ہو رہا ہے. کاش یہ توجہ جو ہے نا وہ آپ پاکستان کے اندر دیں، اور جن لوگوں کے ساتھ آپ نے انگیج ہونا ہے نا آپ وہاں پر انگیج ہوں. وہاں پہ آپ انگیج نہیں ہو رہے، لیکن آپ جو ہے امریکہ یاترا بھی کر رہے ہیں، اور جن سے نہیں ملنا آپ ان سے بھی مل رہے ہیں. اور ویورز، اس کی سب سے بڑی وجہ پاکستان کی معیشت جہاں پہ ہماری سب سٹینڈ کر رہی ہے نا، جو خراب ہو گئی ہے. میں نارملی ڈالر کے اوپر زیادہ بات نہیں کرتا، لیکن مجھے آج اتفاق یہ ہوا جب یہ پروگرام کی ہم تیاری کر رہے تھے تو کچھ چیزیں ہمارے سامنے آئی، اور میں آپ کے ساتھ یہ شیئر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں. جو خان صاحب بار بار کہتے ہیں نا کہ الیکشن کراؤ، حکومت آئے، بڑے فیصلے کرے، یعنی پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی فارن پالیسی لے کر چل رہی ہے. فوج کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے، جو آپ کے شہباز شریف صاحب ہیں انہیں اپنے گھر کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں. تو پالیسی کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. ہر جماعت کا ایک اپنا ایجنڈا ہوتا ہے جس کو پورا کیا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے وہ کہتے تھے نا کہ جناب ڈار صاحب آئیں گے تو ڈالر نیچے آ جائے گا. تو ڈار صاحب سے آپ سوال کریں، ٹیگ کریں، انہیں پوچھیں. میں تو انہیں فون کرتا ہوں، وہ فون نہیں اٹھا رہے آج کل، کیونکہ معلوم ہے کہ سوال ان سے کیا پوچھا جائے گا. پاکستان کا روپے کے مقابلے میں ڈالر جو ہے نا وہ اوپر جا رہا ہے، اور اس وقت 225.64 روپے پہ یہ کاروبار جو اختتام ہوا. لیکن آپ مارکیٹ میں جا کر دیکھ لیں، آپ کو 250 روپے میں بھی ڈالر نہیں ملے گا. ڈالر موجود ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر. تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کا ذمہ دار صرف اور صرف جو ہے وہ شہباز شریف ہے، پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے. نواز شریف لندن میں بیٹھ کر پاکستان کے ساتھ کھیل رہا ہے. خدا را ایسی طاقتوں کا راستہ روکیے گا. اور میں اس لیے کہتا ہوں نا، بار بار لوگوں نے آج بہت زیادہ اس پہ کمنٹ بھی کیا ہے کہ ہمیں راستہ روکنا ہے. 2/3 اکثریت ہے، وہ کسی بھی جماعت کو ملے وہ ملے، کیونکہ جب اتحادی آ جاتے ہیں نا تو وہ پارٹی کوئی بھی اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. دیکھیں نا، شہباز شریف نے کوئی فیصلہ کرنا ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں اتحادیوں سے پوچھ کر ہی سب کچھ کروں گا. یعنی مقبول فیصلے ہو ہی نہیں پا رہے، مصلحت کے تحت فیصلے کیے جا رہے ہیں. خان صاحب کے بھی ہاتھ پیر اس لیے باندھے گئے تھے نا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ بھاگ جاتی ہے، کہتی ہے ہماری ایک اور نشست ہو بھئی، ہمیں ایک اور وزارت ہمیں چاہیے، ہمیں گورنر ہمارا لگاؤ. تو یہ بھاؤ تاؤ کی جو سیاست ہے نا، اس سے پاکستان کو باہر آنا ہے. ویورز، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.